आज हम बात करने वाले हैं कि सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको किस तरीके से हम एस्टिमेट करेंगे कि कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे खेत की मिट्टी में। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जिल्दाल मेथड। इस जिल्दाल मेथड के ज़रिए हम पता करते हैं कि मिट्टी जो है उसमें कितनी नाइट्रोजन मौजूद है। और कौन सी नाइट्रोजन? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में जो नाइट्रोजन मेनली आती है वो आती है जो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन की वजह से। जल्दाल मेथड का इस्तेमाल करके आप नाइट्रेट और नाइट्राइट की जो नाइट्रोजन है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसी के डिकम्पोजिशन से मेनली नाइट्रोजन का परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। इस वजह से हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जल्दाल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधे तरीके से मैं बोलूँ कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को पता करने के लिए हम जल्दाल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें लगेंगी इस पूरे के पूरे मेथड को जब हम करेंगे लेबोरेटरी में, तो क्या क्या हमें जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे लेबोरेटरी टूल्स हैं, रिएजेंट है, केमिकल्स हैं, उनकी बात करते हैं पहले। एक हमें चाहिएगा बोरिक एसिड सॉल्यूशन, एक हमें चाहिएगा कॉपर सल्फेट एकदम पाउडर्ड फॉर्म में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिएगा जो 98% कंसनट्रेटेड हो, यानी कि 98% प्योर हो। इसके अलावा जलदाल फ्लास्क भी हमें चाहिएगा। इस तरीके का देख लो, ये जो इसकी नेक है कितनी बड़ी है और ये नीचे से इस तरीके का राउंड बॉटम होता है इसका, इसे जलदाल फ्लास्क बोलते हैं, इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमें चाहिएगा पोटेशियम सल्फेट एकदम बारीक। ये सॉइल सैंपल है जो मैंने कलेक्ट किया था, उसी का फ़ोटो मैंने लगा दिया है यहाँ पे। इसके अलावा एक चाहिएगा हमें जिल्दाल डाइजेशन यूनिट, जिस पर हम गर्म करेंगे। जो हमारा जिल्दाल फ्लास्क है उसे इसी पर रखा जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये चैम्बर बने हुए हैं, ये हीटिंग चैम्बर्स हैं, यहीं पे मेनली हम रख देंगे इस पूरे के पूरे फ्लास्क को उठा करके, और हीटिंग होगी इसके ऊपर। इसके अलावा हमें चाहिए डिस्टिल्ड वाटर। इसके अलावा डिस्टिलेशन के लिए एक डिस्टिलेशन एपरेटस। इसके अलावा हमें चाहिए कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। 40% कंसनट्रेटेड होना चाहिए, 40% कंसनट्रेटेड। इसके अलावा हमें एक ट्राइटेशन फ्लास्क चाहिए, या फिर आप कह सकते हो एक कॉनिकल फ्लास्क। इसके अलावा ब्यूरेट चाहिए। ब्यूरेट के अलावा हमें चाहिए एक रिटॉर्ट स्टैंड, जिस पे हम ब्यूरेट लगाएंगे, और ब्यूरेट के नीचे आएगा हमारा ट्राइटेशन फ्लास्क। इसके अलावा हमें चाहिए एक पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर के तौर पे हम यहाँ पे ताशीरो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तो वो रिएजेंट, केमिकल्स और लैब टूल्स हो गए जिनका इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। अब हम एक एक करके स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सॉइल सैंपल लेना है। सॉइल सैंपल कितना लेना है? 5 से 10 ग्राम। जो हमने सॉइल सैंपल तैयार किया था वो सॉइल सैंपल हमें लेना है 5 से 10 ग्राम। और किस में? जिल्दाल डाइजेशन फ्लास्क में, जो मैंने नीचे आपको दिखाया है ये रहा। इस फ्लास्क में हमें 5 से 10 ग्राम सॉइल सैंपल ले लेना है। इसके अलावा हमें इसमें लेना है कैटलिस्ट मिक्सचर, 5 से 10 ग्राम। कैटलिस्ट मिक्सचर कैसे तैयार होगा? मैंने आपको अभी दो केमिकल यहाँ पे दिखाए थे, एक तो कॉपर सल्फेट और एक पोटेशियम सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का आपको लेना है 1 भाग, और पोटेशियम सल्फेट का आपको लेना है 10 भाग, यानी कि 10:1 के रेशियो में आपको कैटलिस्ट मिक्सचर तैयार करना है। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दोनों चीज़ों को आपको पूरे मिक्सचर का लगभग 5 से 10 ग्राम आपको लेना है। तो पूरे मिक्सचर का, यानी कि पूरे कैटलिस्ट मिक्सचर का आपको 5 से 10 ग्राम लेना है इसी जिल्दाल डाइजेशन फ्लास्क में। तो हमने फ्लास्क के अंदर दो चीज़ें ले ली, सॉइल सैंपल भी हमने रख दिया और कैटलिस्ट मिक्सचर भी हमने ले लिया। कैसे बनाएंगे वो मैंने बता ही दिया। कैटलिस्ट मिक्सचर की आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पोटेशियम सल्फेट जिसके आपको 10 भाग लेने हैं, और जो कॉपर सल्फेट है उसका 1 भाग लेना है। 10:1 के रेशियो में तैयार करना है, और उसके बाद पूरे मिक्सचर का 5 से 10 ग्राम आपको फ्लास्क में ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम ले रहे हैं पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये करेंगे क्या? जो पोटेशियम सल्फेट है वो तो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा, और जो कॉपर सल्फेट है वो क्या करेगा? वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। कैटलिस्ट मिक्सचर लेने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें एसिड ऐड करना है फ्लास्क में। जो हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था उसको हमें धीरे धीरे करके बहुत केयरफुली फ्लास्क में ऐड करना है। साइड से डालना है, डायरेक्ट नहीं डाल देना, साइड से धीरे धीरे करके, और पूरी की पूरी मिट्टी को इस सल्फ्यूरिक एसिड से अच्छे से भिगो लेना है।
जो हमने 98% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करी थी ना, उसे धीरे धीरे हम फ्लास्क में ऐड करेंगे, जिसमें हमने कैटालिस्ट मिक्सचर और सॉइल सैंपल 5 से 10 ग्राम ऑलरेडी ऐड कर रखा है। एकदम ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हो जलदाल फ्लास्क के बिल्कुल साइड से ऐड करना है आपको, एकदम ध्यान से धीरे धीरे। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का ध्यान रखना 98% कंसनट्रेटेड होना चाहिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जब आपने फ्लास्क में सॉइल सैंपल भी ले लिया, जो कैटालिस्ट मिक्सचर था 5 से 10 ग्राम वो भी ले लिया हमने, सॉइल सैंपल भी 5 से 10 ग्राम लिया है, और जो हमारा कैटालिस्ट मिक्सचर था वो भी हमने 5 से 10 ग्राम लिया है, और उसमें साइड से हमने केयरफुली सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर दिया। अब आपको करना है इस फ्लास्क को हीट। जो डाइजेशन रैक था जो हमने नीचे देखा था, ये डाइजेशन रैक में ये आपके चैम्बर बने हुए हैं, इसमें से एक चैम्बर पर हम क्या करेंगे, फ्लास्क को रख देंगे और हीट करना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में हीट हम कम रखेंगे और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे। शुरुआत में हीट हमें कम इसलिए रखनी है ताकि झाग ज़्यादा ना बने। उसके बाद हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम करेंगे। हीटिंग चलती रहेगी जब तक पूरा का पूरा लिक्विड एकदम क्लियर ग्रीन, यानी कि फ्लास्क के अंदर का पूरा मटेरियल जब तक आपका क्लियर ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन या स्ट्रॉ कलर का नहीं हो जाता। पूरा सॉल्यूशन जब तक आपका स्ट्रॉ कलर का, ब्लूइश ग्रीन या फिर क्लियर ग्रीन कलर का नहीं हो जाता, जब तक आपको हीट करते रहना है। कार्बन सारा का सारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो भी आपका सैंपल में था वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सल्फेट में। यानी कि जो हमारा सॉइल सैंपल में मौजूद ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था और जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था धीरे धीरे, उस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हीट हम नीचे से दे ही रहे थे, और हमने कैटलिस्ट भी ऐड किया था, पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट का मिक्सचर। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ने जो सैंपल में था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना लिया, और कार्बन तो सारा का सारा हमारा चला ही गया था CO2 के फॉर्म में। अच्छा, तो अब हमारा यहाँ पे अमोनियम सल्फेट बन गया है। ठीक है, अब ये सूख ना जाए इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप इसको ठंडा करो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फ्लास्क को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अंदर का मटेरियल भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, स्मॉल अमाउंट में डिस्टिल्ड वाटर हम ऐड करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह का कंटामिनेशन नहीं है, कोई भी मिनरल नहीं है, अपने आप में प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वाटर की, उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। वो हम ऐड करेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो एकदम सॉलिड ना हो जाए, यानी कि बिल्कुल हार्ड केक ना बन जाए। उसे जमने से रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या कि जब हमने इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया, उसके बाद हम इसे डिस्टिलेशन एपरेटस पर लगाएंगे। जो हमारा डिस्टिलेशन एपरेटस था, ये देखो, द कूल्ड डाइजेस्ट इज ट्रांसफर टू द डिस्टिलेशन एपरेटस। अब हम इसे डिस्टिलेशन एपरेटस में ट्रांसफ़र करेंगे। जो डिस्टिलेशन यूनिट मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये होता है डिस्टिलेशन एपरेटस पूरा का पूरा, जिसमें हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आप हीटिंग मेंटल के अंदर ये देख रहे हो, जो फ्लास्क है, इसमें हम भरेंगे पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा मटेरियल उसमें भरेंगे, और साथ में हम ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना परसेंट कंसनट्रेटेड होगा, 40%। इसे केयरफुली हमें ऐड करना है फ्लास्क के साइड से धीरे धीरे करके। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमारा जो है एकदम एल्केलाइन हो चुका है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद। सॉल्यूशन पूरा का पूरा हमारा एल्केलाइन हो जाएगा, और जो अमोनिया आयन थे वो अमोनियम आयन आपके अमोनिया गैस बना लेंगे, और अमोनिया गैस यहाँ से निकलनी शुरू होगी। जो अमोनियम आयन थे वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि हमारा हीट करने के बाद में, जब हमने पहले हीट किया था तो हमारा अमोनियम सल्फेट तो बन के तैयार हो ही गया था। उसके बाद हमने क्या करा था, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया था, फिर हमने इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया था। उसके बाद पूरे मटेरियल को उठा करके हमने डिस्टिलेशन यूनिट का जो हमारा फ्लास्क था उसमें हमने डाल दिया है। साइड से हमने थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला कंसनट्रेटेड, जो 40% कंसनट्रेटेड था। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद में
इस अमोनियम सल्फेट में होगा क्या, जो अमोनिया गैस है, यानी कि अमोनियम सल्फेट का मतलब पूरा का पूरा अब ये सॉल्यूशन है, तो इसमें अमोनियम आयन थे, तो अमोनियम आयन क्या हुआ, अब यह अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई और अमोनिया अब यहाँ से रिलीज हो रही है, अमोनिया अब रिलीज होगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि होगा ये कि आपने जो फ्लास्क लगाया है उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया था, अमोनिया की फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन अब हमें इस अमोनिया को कलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो जो फ्लास्क है उसे हम इमीजिएटली कनेक्ट कर देते हैं कंडेंसर से, जो डिस्टिलेशन यूनिट का कंडेंसर है ना। अभी तक तो हम उसमें सामान डाल रहे थे पूरा का पूरा, कि जो हमारा जो पहले वाला फ्लास्क था उससे सारा मटेरियल निकाल करके हमने इसमें डाल दिया था, डिस्टिलेशन यूनिट वाले फ्लास्क में। फिर उसके बाद हमने क्या करा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, तो उसके बाद अमोनिया की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब लेकिन इस अमोनिया को हमें कलेक्ट करना है। सबसे पहले तो जैसे ही आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड केयरफुली उसमें ऐड किया, उसके तुरंत बाद आपको इसे डिस्टिलेशन यूनिट के कंडेंसर से जोड़ देना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जल्दाल मेथड में जनरली हम एक स्टीम जनरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें होता ये है, बाहर से हमें इस फ्लास्क में स्टीम ऐड करनी पड़ेगी, जो मटेरियल है उससे, जो पूरा का पूरा हमारा मिक्सचर है उससे स्टीम पास होगी। जब स्टीम पास होगी पूरे के पूरे मिक्सचर से, तो जो अमोनिया है वो इसी स्टीम में आ जाएगी, यानी कि इसी पानी के साथ में अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगी इसी स्टीम में। और ये जो स्टीम है फिर इसे हम आगे कलेक्ट करेंगे, जो अमोनिया गैस है वो इस मिक्सचर से इस स्टीम में आ जाएगी और इसे हम रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट करेंगे। हमने एक फ्लास्क अलग लगा रखा है जिसमें हमने क्या कर रखा है, बोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो हमने डाल रखा है। जो रिसीविंग फ्लास्क है उसमें हमने बोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो हमने डाल रखा है, और उस बोरिक एसिड सॉल्यूशन में हमने एक इंडिकेटर भी डाला हुआ है। जो बोरिक एसिड सॉल्यूशन है उसमें हमने एक इंडिकेटर भी डाला हुआ है। इंडिकेटर जो हमने पहले देखा था वो इंडिकेटर हमने डाल दिया, पीएच इंडिकेटर, ये वाला था ना, देखो, जिसे हम ताशीरो इंडिकेटर बोल रहे थे। तो ये जो हमारा पीएच इंडिकेटर है ये हमने बोरिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड कर रखा था पहले से ही, ठीक है। अब इसी बोरिक एसिड सॉल्यूशन में हमारी स्टीम कलेक्ट होगी, ठीक है। टोटल जो मात्रा हमें कलेक्ट करनी है लगभग 100 से 150 ml स्टीम हमें कलेक्ट कर लेनी है, जिसमें अमोनिया ऑलरेडी हमारी प्रेजेंट है। क्योंकि जो अमोनिया होती है वो पानी में बहुत ही रेडिली सॉल्युबल होती है, तो होगा ये सारी की सारी जो अमोनिया है ये आपकी इसी स्टीम के ज़रिए सारी की सारी हमारी जो रिसीविंग फ्लास्क है उसमें आ जाएगी, यानी कि बबलिंग देखने को मिलेगी आपको बोरिक एसिड सॉल्यूशन में। और फिर इस बोरिक एसिड सॉल्यूशन में फॉर्मेशन हो जाती है अमोनियम बोरेट की, जो अमोनियम बोरेट कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा। द रिसीविंग फ्लास्क कंटेन्स अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर डाई बोरिक एसिड सॉल्यूशन और ए स्टैंडर्ड मिनरल एसिड या एक सल्फ्यूरिक एसिड। आप चाहो तो बोरिक एसिड सॉल्यूशन की जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो और उसमें इंडिकेटर ऐड कर दो अपना, ताशीरो इंडिकेटर जो था। अब इसी में जो हमारा बोरिक एसिड सॉल्यूशन या सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन था, इसी में बबलिंग होगी, यानी कि स्टीम के साथ में अमोनिया इसी में कलेक्ट हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स बनेगा अमोनियम बोरेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम यहाँ पे बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन तब तक हम करते रहे जब तक 100 से 150 ml स्टीम हमारी कलेक्ट नहीं हो गई, जिसे हम डिस्टिलेट बोल रहे हैं। अमोनिया उसमें ऑलरेडी मौजूद थी, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, सॉल्यूशन जो हमारा बोरिक एसिड का था जिसमें इंडिकेटर ऑलरेडी पहले हमारा मिला हुआ था, इसका कलर क्या था। देखो, नॉर्मल जो हमारा बोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है उसका कोई कलर नहीं था, लेकिन जब हमने उसमें इंडिकेटर ऐड किया तो इंडिकेटर ऐड करने के बाद में हमारे पिंकिश रेड कलर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पीएच कम है बोरिक एसिड का, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब इसमें स्टीम ऐड हुई जिसमें अमोनिया मौजूद थी, जब इसमें स्टीम रिसीव हुई तो उससे हुआ क्या, इसका पीएच बढ़ा, पीएच बढ़ा, यानी कि जो कंडीशन है वो एल्केलाइन हुई, और ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा अब ये। और अब हम इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन का करेंगे टाइट्रेशन। अब हम टाइट्रेशन करेंगे। इसके लिए ज़रूरत है हमें दो चीज़ों की। जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें तो हमारा एक पूरा मटेरियल मौजूद है, जो पूरा का पूरा मिक्सचर था अमोनियम बोरेट वाला, ठीक है।
ब्यूरेट में हम ले लेंगे ब्यूरेट में हम ले लेंगे HCl। ब्यूरेट में हम HCl ले लेंगे और HCl कितना लेंगे, लगभग 0.1 N। N क्या है, नॉर्मेलिटी। तो ब्यूरेट में हमने HCl ले लिया, और इसी HCl का इस्तेमाल करके हम अमोनियम बोरेट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, अमोनियम बोरेट वाली सॉल्यूशन का अभी कलर क्या है, ग्रीन कलर। ठीक है जी, अब टाइट्रेशन स्टार्ट हम करने वाले हैं। अभी सॉल्यूशन का कलर हमारा ग्रीन है। धीरे धीरे हम ब्यूरेट को ओपन करते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है HCl ऐड होता जाएगा हमारा इस सॉल्यूशन में, जो अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें अमोनियम आयंस मौजूद है। ठीक है, एक्चुअल जो कलर था पहले, यानी कि बोरिक एसिड की सॉल्यूशन का जो अपना कलर तो होता नहीं है, लेकिन इंडिकेटर डालने के बाद में एसिडिक पीएच की वजह से हमें पिंकिश रेड कलर देखने को मिला था, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन जब उसमें अमोनिया ट्रैप हुई तो पीएच बढ़ा तो यहाँ पे कलर हो गया ग्रीन। और जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइज हो रहा है पूरा का पूरा सॉल्यूशन, और वापस से पीएच लो हो जाएगा, यानी कि वापस से लो पीएच आ जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से पिंकिश रेड कलर हो जाएगा, यानी कि वो अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, याद रखना, इसके एक तो हमने टाइट्रेशन सॉइल सैंपल का इस्तेमाल करके ये करा, इसके अलावा हमें एक साइड में टाइट्रेशन और करना है, लेकिन उस टाइट्रेशन में हम सॉइल सैंपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो भी हम रिएजेंट्स या केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन हो सकती है। इसलिए जो हमारा बिना सॉइल सैंपल के जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं दूसरा, उसे हम बोल रहे हैं ब्लैंक टाइट्रेशन। वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और जो हमने सॉइल सैंपल से टाइट्रेशन करा था उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद में एग्जैक्ट परसेंटेज यहाँ पे निकल करके आती है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का जो परसेंटेज हमारा निकल के आएगा वो इस फॉर्मूले से निकल के आएगा। सबसे पहले है S-B ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई N, जो कि नॉर्मेलिटी है HCl की, जो हमने इस्तेमाल किया था ब्यूरेट में, मल्टीप्लाई बाई 1.4, और नीचे सॉइल सैंपल का वेट ग्राम में, जो कि हमने 5 से 10 ग्राम लिया था। तो सॉइल सैंपल का वेट यहाँ पे आ जाएगा 5 से 10 ग्राम। यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी HCl की, जो हमने ब्यूरेट में लिया। इसके अलावा यहाँ पे ज़रूरी है कि S और B क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मेलिटी में जनरली हमारा कितना था जो हमने ब्यूरेट में HCl लिया था, 0.1 या फिर 0.02। S और B क्या है, देखो, जो आपने सॉइल सैंपल का इस्तेमाल करके टाइट्रेशन किया है उसमें जितनी आपकी ब्यूरेट की HCl इस्तेमाल हुई है उसका वॉल्यूम आप नोट कर लो ml में, तो वो तो हो गया S। और B क्या है, ब्लैंक टाइट्रेशन के केस में जो भी हमारा HCl का वॉल्यूम खर्च हुआ है उसे भी ml में आप रिकॉर्ड कर लो, वो हो जाएगा B। S में से B को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और एक्चुअल जो नाइट्रोजन है वो आपको पता चल जाएगी कि टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आपके सॉइल सैंपल में है कितनी। इसे फिर आप केजी पर हेक्टेयर में निकालना चाहते हो तो टोटल जो आपकी परसेंटेज में वैल्यू आई है उसे 22,400 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वैल्यू केजी पर हेक्टेयर में आ जाएगी। ये है, तो एक बार मैं समरी बता देता हूँ पूरे तरीके से कि एक्चुअल में है किस तरीके से। देखो, अपने खेत से आपने सबसे पहले तो सॉइल सैंपल कलेक्ट किया। सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के बाद में आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ या फिर एस्टिमेट करना चाहता हूँ, कह सकते हैं, कि कितना इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मौजूद है। उसके लिए हमने सबसे पहले करा क्या, फ्लास्क हम ले लिया जिसे हम जिल्दाल फ्लास्क बोलते हैं, और उसमें हमने 5 से 10 ग्राम सॉइल सैंपल डाला। 5 से 10 ग्राम सॉइल सैंपल डालने के बाद में हमने साइड से थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके अच्छे से हमने भिगो दिया, और साथ में हमने ऐड करा था कैटालिस्ट का मिक्सचर, जो कि पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट के मिक्सचर से बना था। रेशो था 10:1 का, 10 भाग हमारा पोटेशियम सल्फेट का था और 1 भाग हमारा कॉपर सल्फेट का था। ठीक है, इतना करने के बाद में हमने इसको हीट कर दिया। जब हमने इसको हीट कर दिया तो यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हमारा सॉइल सैंपल में था वो उससे फॉर्मेशन हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ने रिएक्ट करा और फॉर्मेशन कर दी अमोनियम सल्फेट की, और जो कार्बन था सारा का सारा वो CO2 की फॉर्म में निकल गया। उसके बाद में हमने क्या करा, बीकर में मौजूद, मतलब सॉरी, हमारे फ्लास्क में मौजूद ये अमोनियम सल्फेट को सबसे पहले हमने ठंडा करा, उसके बाद में इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करा ताकि ये जमे नहीं अभी, यानी कि पूरा का पूरा अभी हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस सॉल्यूशन को डिस्टिलेशन
यूनिट वाला जो हमारा फ्लास्क था उसमें हमने ऐड कर दिया, और साथ में 40% कंसनट्रेटेड जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो हमने ऐड किया। उसके बाद तुरंत इसे कंडेंसर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, नाइट्रोजन इसमें से रिलीज होगी। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैसे ये जो हमारा फ्लास्क था जिसमें हमारा अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन था, इससे हम एक स्टीम पास करेंगे, मतलब स्टीम पास करेंगे हम वाटर की। स्टीम जब हम पास करेंगे तो वो अमोनिया को अपने साथ ले लेगी, और फिर इस पूरी की पूरी स्टीम को हम अलग एक फ्लास्क में कलेक्ट करेंगे, जिसमें हमने जो बोरिक एसिड सॉल्यूशन है वो ले रखा है। बोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है उसमें हमने इंडिकेटर डाल रखा है पहले से ही, और इंडिकेटर का नाम क्या है, इंडिकेटर है हमारा ताशीरो इंडिकेटर, जो कि एक पीएच इंडिकेटर है, वो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है, उसमें ये अमोनिया सारी की सारी जो है कलेक्ट होगी और फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स की, अमोनियम बोरेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जो हमारा बोरिक एसिड सॉल्यूशन था उसका प्योर स्टेट में तो कोई कलर नहीं होता, लेकिन इंडिकेटर ऐड करने के बाद लो पीएच पर उसका कलर होता है पिंकिश रेड। लेकिन जब उसमें अमोनियम आयन आ गए, यानी कि अमोनिया जब उसमें आ गई, जब उसने अमोनिया रिसीव करी, तो उसके बाद पीएच बढ़ा और सॉल्यूशन हो गया ग्रीन कलर का। अब इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन का जो है टाइट्रेशन स्टार्ट होगा। टाइट्रेशन किस तरीके से हमें करना है, ब्यूरेट में हम लेंगे HCl जिसकी नॉर्मेलिटी जो है 0.1 या फिर 0.2 N होगी। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ओपन करेंगे ब्यूरेट को, और ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड करेंगे नीचे फ्लास्क में, जब तक ये वापस से पिंकिश रेड नहीं हो जाता, यानी कि HCl का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, वापस से लो पीएच पे आ जाएगा और पिंकिश रेड कलर अचीव हो जाएगा। HCl कितना इस्तेमाल हुआ है ब्यूरेट में से, इसकी रीडिंग आपको ले लेनी है। ठीक है, एक तो ये टाइट्रेशन हमने सॉइल सैंपल का इस्तेमाल करके कर लिया। एक टाइट्रेशन हमें और करना है, क्योंकि हो सकता है हमारे रिएजेंट्स वगैरह में या केमिकल्स में कहीं ना कहीं कुछ नाइट्रोजन हो, तो इसके लिए हम एक और ब्लैंक टाइट्रेशन करेंगे। सेम प्रोसीजर उसमें भी फॉलो होगा, और उसमें जो HCl की कितनी मात्रा खर्च हुई है उसकी भी रीडिंग निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे। तो टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हमारा रहेगा S-B। एस जो है हमारा HCl का वॉल्यूम है जो कि इस्तेमाल हुआ है सॉइल सैंपल वाले टाइट्रेशन में, जबकि ब्लैंक टाइट्रेशन में जो HCl का वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है वो B है, तो S-B करेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मेलिटी से, जो कि जनरली हमारी HCl की 0.1 या फिर 0.02 होती है, मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। जो सॉइल सैंपल का वेट था 5 ग्राम या 10 ग्राम जो भी आपने लिया है, और फिर इसे केजी पर हेक्टेयर में निकालने के लिए हमने परसेंटेज में जो हमारी वैल्यू आई उसे 22,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की सॉइल में। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था। ये पूरा हमारा टॉपिक था जो कवर हो गया।